हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज सीरीज़ का एक और सनसनीखेज भाग जिसका नाम है नागराज का अंत। देखने वाले थाम ले अपने अपने धड़कते दिल, और जो नहीं देख सकते वे बंद कर ले अपनी अपनी भयभीत आंखें, क्योंकि अब होने वाला है नागराज का अंत, जिसके लेखक है अनुपम सिन्हा जी एवं हनीफ अजहर जी। हाँ हाँ, अब तुम्हारा मौत से बचना असंभव है नागराज, क्योंकि जिस गोंद से तुम जाले के साथ चिपके हुए हो उससे तुम तभी छूट सकते हो जब तुम्हारे शरीर से तुम्हारी सारी खाल उतार दी जाए। हा हा हा। उफ, तो मिस किलर के कहने पर मानवी ने मुझे यहाँ कर लाकर फंसाया है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया यह मैं उससे ज़रूर पूछूंगा तब जब मैं यहाँ से बचकर निकल जाऊँगा। लेकिन ऐसा होगा कैसे, क्योंकि कुछ पलों बाद ही 2 मिनट पूरे हो जाएंगे और ऐसा होते ही मेरा निशाना लेकर सेट की गई लेज़र गनें चलेंगी और मुझे राख में बदल डालेंगी। अचानक बिजली सी कूद गई नागराज के मस्तिष्क में। खाल मिस किलर के शब्दों में मेरे बचाव का तरीका छुपा हुआ है। मैं बच सकता हूँ अगर मैं गोंद से चिपकी अपनी खाल उतारने में सफल हो जाऊँ, और ऐसा कर लेना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं सर्पों की विशेषताओं वाला मानव हूँ। सर्पों के सभी गुणों के साथ साथ मुझ में भी यह गुण मौजूद है कि मैं अपनी कैचुली बदल सकूँ, और अब सिर्फ इतना ही समय है कि मैं अपनी बेल्ट के अंदर सूक्ष्म रूप से रखा ओवरकोट, जूते, बेल्ट आदि निकाल पोशाक बदल लूँ और फिर उछलकर जाले से बिना छुए दीवार पर मैं जा चिपक जाऊँ। और अभी एक पल भी नहीं गुजरा था कि उफ, कैचुली बदलने का उपाय अगर एक पल बाद सूझा होता तो मैं राख के ढेर में बदल जाता। फिर नागराज दीवार पर रेंगता हुआ उस मौत के मुंह से बाहर निकला। तभी बहुत खूब नागराज, तुम्हारी अनोखी खूबी ने तुम्हें एक निश्चित मौत से बचा लिया है, लेकिन ये मत समझना कि अब काल का साया तुम्हारे ऊपर से हट गया है। तुम इस मंदिर से जिंदा बचकर नहीं निकल सकते हो। तुम्हें मरना होगा, हर हाल में मरना होगा नागराज। हा हा हा। मिस किलर अपने हेडक्वार्टर में बैठी न केवल मेरी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए बल्कि साथ ही साथ हाथ के हाथ ये इंतजाम भी करती जा रही है कि मैं यहाँ से जिंदा बाहर ना निकल सकूँ। लेकिन मौत के डर से मुझे यहीं हार कर नहीं बैठना है। अनजान चाहे जो भी हो, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास तो करना ही होगा। एक तरफ बढ़ता चला नागराज। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद बुरी तरह चौंक पड़ा नागराज। ओह, सामने से रास्ता स्टील की मोटी चादर से बंद है और पीछे वाला भी रास्ता बंद हो गया है। मैं बॉक्स नुमे कमरे में बंद हो चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ बंद क्यों किया गया है? नागराज को जब अपने सवालों का जवाब मिला तो उसके सारे जिस्म में एक सर्द सिरन दौड़ गई थी। उफ, दोनों तरफ की दीवारों से नस्तर निकल रहे हैं जो कुछ ही पलों में आपस में मिल जाएंगे, और मैं अगर यहाँ खड़ा रहा तो ये नस्तर मेरा कीमा बना कर रख देंगे। लेकिन मैं इनसे बचूँ कैसे? यहाँ ना तो कोई दरवाज़ा है और ना ही कोई खिड़की। अब तो मुझे अपने बचने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ना होगा, और ऐसा मैं करूँगा इस लोहे की दीवार पर सर्प की भांति ऊपर की तरफ रेंग कर। उफ, इस लोहे की दीवार में करंट प्रवाहित करके मिस किलर ने इस बात का पुख्ता इंतजाम कर रखा है कि मैं दीवार पर रेंग कर ऊपर की तरफ न बढ़ सकूं। ऊपर कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहां मैं नागरस्सी का फंदा अटकाकर ऊपर की तरफ झूल जाऊं। लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ना तो होगा ही, और ये काम फिलहाल सिर्फ नेजों पर चढ़कर ही हो सकता है, और नेजों पर चढ़ने से मेरे हाथों को कोई नुकसान पहुंचे इसके लिए मुझे अपनी बेल्ट की मदद लेनी होगी। नागराज ने तुरंत अपनी कमर से बेल्ट अलग की और उसको 2 टुकड़े में बांटकर अपने हाथों में बांध लिया था, और फिर तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते नेजों को आपस में मिले। मुझे उससे पहले ही ऊपर पहुंचना होगा। मौत को मात देने के लिए तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया नागराज, और उससे कहीं ज़्यादा तेजी से एक वह दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे नेजे। लेकिन फिर भी नागराज मौत के हाथों से जिंदगी छीन लेने के लिए जान से जुटा हुआ था। नागराज के प्रयास को देखती मिस किलर ने एक जोरदार ठकागा सा लगाया। हा हा, और तेज नागराज, और तेज चढ़ो। देखो, जिंदगी और मौत के इस खेल में तू जीत पाता है या मौत जीत पाती है। और सचमुच शुक्र है मैं इन नेजो रूपी मौत को मात देकर यहाँ पहुँचने में सफल हो गया। शुक्र है इस बात का भी कि यहाँ छत की दीवार पर कट नहीं दौड़ रहा है, और ऐसा इसलिए हुआ कि मिस किलर को नेजो से बचकर मेरे यहाँ तक पहुँचने की कतई उम्मीद नहीं थी। अब इस रोशनदान से बाहर निकल कर मुझे उसकी हर उम्मीदों पर पानी फेरना होगा। रोशनदान उखाड़कर कुछ पलों बाद ही नागराज मिस किलर के हल्क से उबलते ठठाकों को मानो
ब्रेक लग गया हो। ये क्या? नागराज बच निकला है। नागराज मंदिर से बाहर निकला। आखिर मैं सफल हुआ। अरे ये पीछे से आवाज़ें कैसी आ रही हैं? फुर्ती से उछला नागराज है, बचा ली उसने अपनी जान। घातक लेजर किरणों का एक जबरदस्त प्रहार जो हुआ था नागराज पर। रस्सी की सहायता से कुशल नट की भांति स्वयं को लेजर किरणों से बचाता नागराज जल्दी खतरे से बहुत दूर निकल आया था। मौत से यह रोमांचक लड़ाई मुझे हमेशा याद रहेगी। और तभी मंदिर में हुआ यह धमाका यह साबित करता है कि अपनी असफलताओं को देख मिस किलर पागल सी हो गई है। बात ठीक वही थी। बच निकला, मेरे मौत के जाल से बच निकला नागराज। लेकिन वह बचकर कहाँ जाएगा? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब नागराज को ख़त्म करने के लिए अपनी नई शक्ति का प्रयोग करूंगी मैं। नागराज यहाँ से सीधा मानवी के घर पहुंचकर उससे मिलकर ये पता करना होगा कि आखिर वह मुझे मिस किलर के जाल में फंसाने के लिए क्यों ले गई। क्या मजबूरी थी उसकी? लेकिन उसके लिए नागराज को वहाँ पहुँचना जरूरी है जहाँ मैं अपनी नई शक्ति का हाहाकारी ढंग से प्रयोग कर सकूँ। क्या थी मिस किलर की शक्ति? मानवी के घर पहुँचा नागराज। सारा घर खाली है। ना तो मानवी नजर आ रही है और ना ही उसके परिवार का कोई सदस्य। कहाँ है ये सब? तभी नागराज को पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, मेरे पास है ये। मैंने उन सबको कैद कर रखा है नागराज। मिस किलर उफ समझा, चूंकि तुमने मानवी के परिवार को अपने पास कैद कर रखा है इसलिए वह तुम्हारा साथ देने को तैयार हुई थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने नागराज। जब मैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए पागलों की भांति सारी मुंबई में ढूंढ रही थी तब मुझे मानवी के घर में नजर आए तुम। ठीक है मानवी, मैं कल एक बार फिर तुमसे मिलूंगा। उफ नागराज किस फिराक में है यहाँ? अपने सवालों का जवाब पाने के लिए मैंने तुरंत ही मानवी और उसके परिवार वालों को घर दबोचा। नागराज तुम्हारे पास क्यों आया था? वह तुमसे क्या चाहता है? मुझे सब बता छोकरी, वरना इनके शरीर चिथड़ों में बढ़ते नजर आएंगे तुम्हें अपने परिवार के सदस्यों की सलामती की खातिर। मानवी ने मुझे सब बता दिया। उफ, तो नागराज किसी खास मंदिर की खोज में है। गुड, समझ ले नागराज की खोज पूरी हो गई है। मतलब यह है कि नागराज जिस मंदिर को ढूंढ रहा है वह खंडाला की पहाड़ियों में स्थित है। तुम कल उसे लेकर वहां पहुंचोगी। लेकिन मेरी जानकारी में तो खंडाला के पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी मंदिर नहीं है। लेकिन बना दिया जाएगा। कुछ ना समझी वह बेचारी, और समझती भी कैसे। उसे यह कहाँ मालूम था कि मिस किलर को असंभव काम को संभव करने में कितना मजा आता है। हजारों मजदूरों और अपने अनोखी आधुनिक साधनों की मदद से एक दिन में खंडाला की पहाड़ियों में तुम्हारे सपनों का मंदिर खड़ा हो गया, जिसमें मैंने तुम्हें मौत देने के हर साधन को स्वयं अपनी देख रेख में फिट कराया। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच निकली। मेरी किस्मत को मात देने के साथ साथ तू अपनी किस्मत को कोस रही है मिस किलर, क्योंकि मैं तुझे अपने सर्प सैनिकों से कैद करने जा रहा हूँ मिस किलर। नागराज के हाथों से सैकड़ों सर्प निकलकर मिस किलर की तरफ लहरा आए। लेकिन हाँ नागराज, जिसे तू कैद करने की कोशिश कर रहा है वह मैं नहीं, मेरी 3 डायमेंशनल अक्स है। और अगर अपने अरमान पूरा करना है और मानवी व उसके परिवार वालों को बचाना चाहते हो तुम तो मड आइलैंड पहुँचो। हाँ, नागराज यह सब देखता रह गया। मड आइलैंड, मैं जानता हूँ वहाँ मिस कलर मेरे लिए मौत का नया जाल बिछा कर रखेगी। लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मानवी और उसके परिवार वालों की जान खतरे में है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। नागराज तुरंत मड आइलैंड की तरफ रवाना हुआ, उन दो घूरती आंखों से बेखबर जो आश्चर्य लिए उसी को देख रही थी। मड आइलैंड, कौन था वह जो नागराज का पीछा कर रही थी? नागराज आ पहुंचा था वहां पर। चारों तरफ दलदल से घिरा वह छोटा सा टापू मड आइलैंड कहलाता है, जहां पर रोप वे हैंगर से ही पहुंचा जा सकता है। आह, आ गया नागराज, आजा आजा, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। लोमड़ी की भांति मुस्कुराती मिस किलर की उंगलियां सामने स्थित डैशबोर्ड पर नृत्य कर उठी। इधर मडलाइलैंड की जमीन पर पड़े नागराज के पाँव। यहाँ मुझे ना सिर्फ मानवी को ढूंढना बल्कि मिस किलर को भी देखना है और प्रयत्न करना है कि किस तरह उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने में मैं सफल हो सकूं। ये पीछे क्या हो रहा है? अपने पीछे आवाज़ सुनकर नागराज पलटा। आंखें आश्चर्य से फट पड़ी उसके सामने के उस दृश्य को देखकर जो 8वें अजूबे में से भी कहीं बड़ा अजूबा लग रहा था उसको। उफ, दलदल के नीचे से निकले ये भयानक जानवर जिनके शरीरों से घातक अत्याधुनिक गनें बंधी हुई हैं, जिनसे निकली किरणों का निशाना मैं हूँ। उफ, इस बार मिस किलर ने मुझे जहन्नुम रसीद कराने का काफ़ी भयानक तरीका अपनाया है। लेकिन ऐसे प्राणी मिस किलर के पास आए कहाँ से? इन्हें तो लुप्त हुए लाखों वर्ष बीत गए हैं। इनसे मुकाबला किए बगैर
अब मेरा गुजारा नहीं है, लेकिन खाली हाथ इनसे कैसे मुकाबला होगा। इसके लिए मुझे कोई हथियार तो चाहिए ही, और इन प्राणियों के शरीर से बंधे हथियारों से अच्छा हथियार कौन सा हो सकता है। लेकिन उसे हथियाने के लिए मुझे अपनी जान पर खेलना होगा। नागरस्सी की सहायता से उछलकर एक प्राणी के पंजों से जा लिपटा नागराज, और कुछ पलों बाद ही उसकी पीठ पर जा पहुंचा था नागराज। और अब उसने उसकी पीठ पर बंधे हथियार को उखाड़ लिया। गन हाथ में आते ही नागराज ने उसका इस्तेमाल करने में एक पल भी नहीं गंवाया। दूसरा पल नागराज के लिए बेहद आश्चर्यजनक था। उफ, वह प्राणी तो तेजी से कीचड़ में बदलता जा रहा है। इसका मतलब मैं जिन्हें लाखों वर्ष के जीवित प्राणी समझ रहा हूँ, वह कीचड़ के बने हुए हैं। लेकिन मिस किलर ने इनका निर्माण किया कैसे है। नागराज की सोचों को उस तेज प्रहार ने भंग किया। धड़ाम से सर केवल नीचे गिरा। नागराज अभी संभल भी नहीं पाया था कि उस पर एक और मुसीबत आ टूटी। दलदल से निकले उस विचित्र से प्राणी की भुजाएं नागराज के शरीर से जा लिपटी थी। उन भुजाओं का मेरे शरीर पर कसाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे इनसे स्वयं को तुरंत आज़ाद कराना होगा। नागराज ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उफ, मैं इस प्राणी की पकड़ से नहीं छूट रहा हूँ। धीरे धीरे उस प्राणी की भुजाओं के कसाव बढ़ने लगे थे, और नागराज का शरीर स्थिर पड़ता जा रहा था। अंधेरे में डूबती नागराज की आंखों के सामने नाच रही थी भयानक मौत, और वह मौत उसे हर हाल में मिलनी ही थी। अगर वह चमत्कार ना हुआ होता। जाने कहाँ से आकर आग का वह तूफान उस विचित्र प्राणी से टकराया। ओह, ये भी कीचड़ में बदल गया। लेकिन इसे कीचड़ में बदलने वाली आग फेंकी किसने। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। कौन है मेरा मददगार। तभी नागराज को पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, मैं तुम्हारा मित्र इनविजिबल मैन। अदृश्य मानव यानी प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा जी आप। लेकिन तुम अचानक यहाँ मेरी मदद को कैसे पहुँचे। तुम तो जेल में थे। अच्छे चाल चलन की वजह से मुझे जल्द ही रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही मुझे पता चला कि तुम इस समय मुंबई में हो। बस मैं तुमसे मिलने निकल पड़ा। लेकिन जिस समय मैंने तुम्हें देखा उस समय तुम बहुत जल्दी में थे। मैं समझ गया कोई गड़बड़ है, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे मैं यहाँ तक आ पहुँचा था, और साथ ही साथ ले आया तुम्हारे दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए अपनी यह विशेष गन। लेकिन ये सब क्या माजरा है, सब बताऊंगा दोस्त, लेकिन पहले इन्हें पूरी तरह से ख़त्म तो कर ले। नागराज भी पीछे ना रहा। अब कुछ देर उड़ना छोड़कर अपने साथी से आकर गले मिलो तुम। नागराज और अदृश्य मानव का प्रयास तेजी से रंग ला रहा था। शाबाश, ऐसे ही लगे रहो दोस्त। इनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं इस घटती संख्या को जितनी तेजी से चाहूँ बढ़ा सकती हूँ मैं, और इसके लिए मुझे सिर्फ अपनी उंगलियों को थोड़ी सी तकलीफ देनी होगी। उधर कई स्विच दबे और इधर, उफ, ये क्या। दलदल से तो और बहुत से भयंकर प्राणी निकल कर बाहर आ रहे हैं। उफ, अब क्या होगा नागराज। अगर ये इसी तरह से निकलते रहे तो इन्हें ख़त्म करने की जगह हम खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हम इनके निकलने के स्रोत को ढूंढकर उसे ख़त्म कर दे तो। तुम्हारा सोचना एकदम ठीक है नागराज। मैं इन प्राणियों के निकलने के स्रोत को दलदल में ढूंढने का प्रयास करता हूँ। तुम मेरी गन की सहायता से इन्हें समाप्त करना जारी रखो। गन की सहायता से नागराज उन प्राणियों को खत्म करने में जुट गया था, और अदृश्य मानव उर्फ प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा। दलदल का वह स्थान उन भयंकर प्राणियों के निकलने का स्रोत है, लेकिन उसमें क्या रहस्य छिपा है, यह जानने के लिए मुझे अपनी जान पर खेलना होगा। अपने कपड़े मुझे उतारने होंगे, वरना ये मेरे हाथ पैरों को चलने में बाधक बनेंगे। श्रीकांत वर्मा ने अपने कपड़े उतार फेंके, और दूसरे ही पल एक लंबी सांस लेकर कूद पड़ा प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा दलदल में गहरे तक दस्ता चला गया। उफ, दलदल के अंदर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ छूकर ही महसूस किया जा सकता है जो मेरे हाथों से कुछ टकरा रहा है। मोटा पाइप लगता है, कम से कम 5 फुट चौड़ा। ओह अरे, इसमें तो एक ढक्कन लगा हुआ है, पर क्यों। मुझे इसको पूरी ताकत लगाकर खोलना होगा। ढक्कन खोलकर पाइप के अंदर प्रवेश कर गया अदृश्य मानव, और फिर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वाह, दलदल के अंदर एक मोटा पाइप और उसके अंदर सांस लेने योग्य हवा। यह जरूर किसी जीनियस वैज्ञानिक का काम है, और यह जीनियस वैज्ञानिक ही नागराज का दुश्मन है। मिस किलर बुरी तरह से चौंक पड़ी। उफ, नागराज का यह मददगार पाइप के रास्ते हेडक्वार्टर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। उसके स्वागत की तैयारियां करनी होगी। वह बचकर भाग नहीं जाना चाहिए। प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा एक अलग ही दुनिया में जा पहुंचा था। दलदल के नीचे बनी यह जगह भी साबित करती है कि जिसने इसे बनाया है वह उत्कृष्ट वैज्ञानिक दिमाग का स्वामी होगा। लेकिन वह है कौन, यह जानने के लिए तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पहले ही लाश बनकर ज़मीन पर पड़े पाओगे तुम। उफ, गनमैन यानी इन्हें मेरे आगमन की खबर हो गई है। अब इनसे बचने के लिए मुझे अदृश्य होना पड़ेगा।
तेजी से अपने शरीर से पट्टियां उतारता चला गया प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा, और अदृश्य हो गया। उफ, ये क्या अदृश्य! अभी अभी हमारे सामने खड़ा आदमी देखते ही देखते अदृश्य हो गया। यह जादू है या कुछ और है? ये समझने के लिए तुम्हें अपने दिमागों को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। बौखलाए गनमैन, वह इधर है, ढूंढ डालो उसे। लेकिन वह अदृश्य मानव वहाँ कहाँ था? वह तो यहाँ था। उस दिशा में गोलियों की बरसात सी कर दी थी दो गनमैनों ने। गन सिर्फ सीधी तरफ से ही नहीं बल्कि उल्टी तरफ से भी घातक सिद्ध होती है, समझे तुम? मिस किलर आंखें फाड़े भोचकी अपने साथियों की होती दुर्गति को देखकर रह गई। हेडक्वार्टर में घुसकर शख्स बड़े ही रहस्यमय तरीके से अदृश्य होकर मेरे साथियों पर टूट पड़ा है। ऐसी अनोखी शक्ति वाले को मिस किलर का गुलाम होना चाहिए। एक झटके से अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई मिस किलर ने जो एक नज़र सामने वाली स्क्रीन पर डाली तो उसके अधरों पर मुस्कान फैल गई थी। जो जान से जुटा हुआ है नागराज, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वह अपने प्रयास में सफल हो जाएगा, क्योंकि उसकी जरा सी चूक उसकी बर्बादी का कारण बन जाएगी। लेकिन फिलहाल मेरे लिए समस्या नागराज नहीं, वह अदृश्य मानव है जिसे मुझे अपने वश में करना होगा। तुरंत ही मिस किलर पहुंची उस बड़े हॉल में। अपने आप को मेरे हवाले कर दो मिस्टर इनविजिबल। जुर्म की महारानी मिस किलर के गुलाम बनकर तुम बहुत खुश रहोगे। मिस किलर, तुम जैसी अपराधी का गुलाम बनने से अच्छा मर जाना है। अदृश्य मानव का बोलना मानो गजब ढा गया, क्योंकि अरे ये मुझसे टेप कैसे चिपकती जा रही है। कुछ समझ पाने से पहले ही चिपचिपी रस्सी उसके सारे शरीर से लिपटती चली गई थी। मिस किलर ने एक भयानक अठासा लगाया। हा हा, आखिर तू मेरे शब्दों के जाल में फंस गया। मैं पहले से ही यह प्लान बना रही थी कि जैसे ही तू बोलेगा, मेरा गोंदोज आवाज़ की दिशा में अत्यधिक चिपचिपी टेप रस्सी फेंक कर तुझे चिपका लेगा, जिसमें एक बार नागराज जैसे शख्स को भी बेबस कर डाला था। और हाँ, इस टेप रस्सी से छूटने का ख्याल अपने दिमाग से भी निकाल देना तुम, क्योंकि जब तक एंटी गन स्प्रे इस पर नहीं डालेगा तब तक तुम इससे किसी भी हाल में छूट नहीं सकते हो। और उस स्प्रे की मदद से मैं तुम्हें तब तक इस टेप रस्सी से नहीं छुड़वाऊंगी जब तक तुम्हें अपना गुलाम नहीं बना लेती हूँ मैं। लेकिन तुम्हारा माइंड वॉश करने से पहले मैं तुम्हें उन सवालों का जवाब देना चाहती हूँ जिसकी तलाश में तुम अपनी जान पर खेल कर यहाँ तक आ पहुँचे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि लाखों वर्ष पहले के मृत प्राणी इस दलदल से जीवित होकर कैसे निकल रहे हैं। इसका जवाब यह है कि मैं वर्षों की मेहनत से एक ऐसी लाइफ मशीन बनाने में सफल हो गई हूँ जो किसी भी प्राणी के सूक्ष्म से कण को एकत्रित करके वैसा ही एक कृत्रिम रूप दे देता है जैसा उसका स्वरूप हो। चूँकि लाखों वर्ष पुरानी इस दलदल में प्राचीन प्राणियों के कण काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद हैं, इसलिए लाइफ मशीन कीचड़ में मौजूद अजीब गरीब रासायनिक प्रक्रियाओं से क्रिया करके उन प्राचीन प्राणियों को नया रूप दे रहे हैं। अपनी इस अद्भुत लाइफ मशीन की बदौलत मैं सारी दुनिया पर राज करूंगी और तुम मेरे गुलाम बनकर मेरे भरपूर सहयोग करोगे। तुम्हारा सोचा शायद पूरा हो जाता मिस किलर। अगर तुम्हारी लाइफ मशीन से जिंदा हुए प्राचीन प्राणी मुझे मार डालने में सफल हो जाते। नागराज, तुम यहाँ तक कैसे आ पहुँचे? अपने जासूस सर्पनाथ की सहायता से, जिसे मैंने चुपके से अदृश्य मानव के पीछे इसलिए भेज दिया था कि अगर उस पर कोई मुसीबत आए तो वह मुझे तुरंत खबर कर दे। और अपने इस काम को नागनाथ ने बखूबी अंजाम दिया। जैसे ही अदृश्य मानव संकट में फंसा, नागनाथ यहाँ से निकलकर मेरे पास जा पहुँचा, मुझे दलदल में स्थित पाइप वाले रास्ते से लेकर यहाँ पहुँचा और मेरा ध्यान कुछ पलों के लिए कंट्रोल पैनल से हटा और तुम उसका फ़ायदा उठाकर यहाँ पहुँचे हो। लेकिन यहाँ तुम्हारी एक नहीं चलने वाली नागराज। मैंने अपने चमत्कारी गोंदोज की वह फौज एक बार फिर तैयार कर लिया है जो एक बार तुम्हारी वजह से ख़त्म हुई थी। इस बार तुम उनसे बच नहीं पाओगे। पल भर में ही गोंदोज की फौज ने नागराज को घेर लिया था। तेरी मौत के साथ साथ मैं न केवल नागराज की हत्यारी के नाम से नवाजी जाऊंगी, बल्कि नागपासा के विशाल तिलिस्मी खजाने की स्वामी भी मैं बन जाऊंगी। नागपासा, उफ, कौन है ये नागपासा? सोच में डूबे नागराज को अगले ही पल उछल जाना पड़ा। जो भी सोचना है उसे बाद में सोचूंगा, पहले गोंदोज की इस फौज से निपटने की सोचूं, जिनसे मैं एक बार सफल हो गया हूँ। मैं ऐसे चिपक जाऊंगा कि मैं मरकर ही छूटूंगा। पिछली बार जिन्हीं के एंटी गन स्प्रे की बदौलत मैं इनसे बच निकल गया था, लेकिन इस बार क्या करूं? इनके सामने अपने सर्प सैनिकों को बाहर निकालना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये सभी उन्हें तुरंत ही चिपका देंगे। तो फिर क्या करूं? इनसे कैसे निपटूं मैं? सोच लिया नागराज ने गोंदोज से निपटने का तरीका। इनकी गोंद शक्ति इन्हीं के विरुद्ध इस्तेमाल करूं तो बात बन सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे अत्यधिक फुर्ती और चालाकी की ज़रूरत होगी, और ज़रूरत है सही समय पर सही वार करने की। सुपर गोंद की मदद से एक दूसरे से चिपके वे दोनों गोंदोज तो अब जीवन भर नहीं छूटने वाले। इसलिए मुझे अपना सारा ध्यान
इस टेप रस्सी फेंकने वाले इन दोनों पर लगाना होगा। इन दोनों की टेप रस्सी भी अगर इन्हीं के शरीर से लिपटे तो बात बने, लेकिन इसके लिए मेरी तरफ बढ़ती टेप रस्सी को उनकी तरफ बढ़ाना जरूरी है और ये काम मेरा नया उड़न सर्पी बखूबी करेगा। नागराज के शरीर से निकले उस उड़ने वाले सर्प ने वे रस्सी टेप को हवा में ही अपने मुंह में दबोचा और शाबाश मेरे जाबाज सिपाही। पल भर में ही चिपचिपी टेप का बड़ा ढेर बने नजर आए वे दोनों गोंदोज। उसी पल नागराज को सतर्क किया अदृश्य मानव की आवाज़ ने, नागराज उधर देखो, उफ इतने सारे गोंदोज, अगर ये आप पहुँचे तो हमें कोई भी एक चिपचिपी मौत मरने से नहीं बचा सकता है, इन्हें रोकना होगा। एक साथ सैकड़ों सर्पों को अपने हाथों से निकाल दिया नागराज ने। और तभी उम्मीद है ये सर्प दरवाजा गोंदोज को इतनी देर तो रोकने में सफल होगा जाएगा कि जितनी देर में मिस किलर का दिमाग ठिकाने, अरे मिस किलर कहाँ गायब हो गई, वह मौका पाकर यहाँ से भाग गई है, उसका यहाँ से भाग जाना किसी खतरे की तरफ इशारा कर रहा है, वह जरूर कुछ ना कुछ भयानक करने की ठान बैठी है, मैं उसे रोकता हूँ, साथ ही तुम्हें इस घातक टेप से छुड़वाने के लिए एंटी गन स्प्रे भी उससे हासिल करके लाता हूँ। उड़न सिख मिल्खा सिंह की भांति भागता नागराज कंट्रोल रूम में पहुंचा। मिस किलर तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई वह? मैं यहीं मौजूद हूँ नागराज, और मेरे साथ मौजूद है तेरी मौत। तुमने दलदल के रास्ते यहाँ पर आकर अपनी मौत का रास्ता खुद चुन लिया है। दलदल में से गुजरकर यहाँ पर आते समय तेरे शरीर के कुछ कण भी दलदल में मिल गए थे और उन कणों को समेटकर मेरी अद्भुत लाइफ मशीन ने बना दी है तेरी मौत। उफ, दलदल के कीचड़ से बना यह मेरा प्रतिरूप। नागराज ने पहला बार खुद करने का फैसला कर लिया था। यह मेरा प्रतिरूप काफ़ी खतरनाक लग रहा है। इससे पहले कि यह मुझ पर हमला करे मैं इसको काबू में। नागराज को ऐसा लगा मानो उसे अपना पैर चट्टान पर दे मारा हो और प्रतिरूप के वार ने उसके दिमाग का पुर्जा पुर्जा हिलाकर रख दिया था। हा हा हा, यह तो मैं तुमको बताना भूल गई नागराज की इसका शरीर पत्थर सा सख्त है और इसमें शक्तियाँ भी तुम्हारे जैसी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे हाथ से असली सर्प निकलते हैं और इसके हाथ से कीचड़ के सांप। इनका मुझ पर क्या असर होगा यह मुझे नहीं पता, मुझे इनसे बचना होगा। नागराज ने नागों का जवाब नागों से दिया, लेकिन उफ, मेरी सर्प सेना को इन कीचड़ों के सांपों ने बेबस कर दिया है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मैं इसको विष पुकार से बेहोश कर दूं। लेकिन नागराज की विष पुकार ने प्रतिरूप को नुकसान पहुंचाने की बजाय प्रतिरूप को उसकी एक और शक्ति याद दिला दी। उफ, इसके मुंह से तो विष पुकार के स्थान पर कोई गैस निकल रही है जो मुझ पर बेहोशी सा असर करती जा रही है। नागराज का मस्तिष्क कुछ पलों के लिए संज्ञा शून्य हो गया और उसकी गर्दन एक शिकंजे में फंस गई थी। नागराज ने अपने मस्तिष्क पर छाती बेहोशी को झटका देकर अपनी पूरी ताकत जुटाई और लेकिन प्रतिरूप न केवल फुर्ती से उठ खड़ा हुआ बल्कि उसने नागराज को एक घातक जकड़ में कैद कर लिया था। इसका नागपाश मेरे शरीर की सारी शक्तियाँ खींच रहा है, मेरी ताकत खत्म हो रही है। धीरे धीरे नागराज के गले से निकलती आवाज़ भी बंद हो गई, उसका शरीर शांत हो गया और कक्ष मिस किलर के ठठाकों से गूंज उठा था। हा, नागराज हुआ खत्म, नागराज खेल खत्म अब हमेशा के लिए इसका। अब मिस किलर नागराज किलर बन गई है। अब नागपाशा का खजाना भी मेरा होगा और अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य भी मेरा होगा। ऐसा है तो मेरी किक भी तुम ले लो मिस किलर। नागराज का एक जबरदस्त प्रहार। नागराज तुम जिंदा हो, पर यह हुआ कैसे? नागपाश से तुम्हारी शक्ति सोखनी बंद कैसे हो गई? सारी मिस किलर, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम कि ऐसा कैसे हुआ। किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है मिस किलर, अगर एक बार मेरी तरफ देखोगी तो खुद ब खुद तुम समझ जाओगी। अदृश्य मानव, तुम लाइफ मशीन पर प्रतिरूप को तुमने स्विच दबाकर निष्क्रिय कर दिया है, लेकिन इस हाल में तुम यहाँ पहुँचे कैसे? अपनी इच्छा शक्ति के बल पर तो सब प्रबल हो उठी जब मेरे कानों में तुम्हारी दर्दनाक चीखें पड़ी। उफ, नागराज की जान खतरे में है, ऐसे में मैं ही उसे बचा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कैसे? मेरे शरीर पर तो टेप रस्सी बुरी तरह से चिपकी हुई है। मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन मैंने उसका हल ढूंढ निकाला। यह टेप रस्सी मुझे चलने से नहीं रोक सकती, मगर लुढ़कने से नहीं रोक सकती है। तेजी से लुढ़कता हुआ मैं कंट्रोल रूम में पहुंचा। नागराज को उस प्रतिरूप ने बुरी तरह से जकड़ रखा है और मैं जानता हूं कि उसे कैसे बचाया जा सकता है। उसके लिए मुझे उस लाइफ मशीन तक पहुंचना होगा। इस हाल में ऊंचाई पर मौजूद उस मशीन तक पहुंचना लगभग असंभव है, लेकिन अगर नागराज को बचाना है तो मुझे इस असंभव को संभव कर दिखाना होगा। एक कलाबाजी से मेरे मुड़े हुए पैर लाइफ मशीन के ऊपर आ गिरे और लाइफ मशीन के ऊपर मैं जा चिपका। पीठ के पीछे चिपके हुए हाथों का पुरजोर धक्का और मुड़े पैरों के खिंचाव ने मेरे शरीर को गोल घुमाकर
लाइफ मशीन के ऊपर पहुंचा दिया और यहाँ पहुंचने के बाद क्या मुश्किल था उस स्विच को बंद कर देना जो प्रतिरूप को निष्क्रिय करता था। तुमने अपने प्रयास से नागराज को तो बचा लिया, लेकिन तुम दोनों मुझसे बचोगे नहीं। मैं तुम्हें ख़त्म करके ही दम लूँगी। अब हमारी नहीं, अपनी चिंता करो मिस किलर तुम, क्योंकि मैंने तेरी मशीन से निर्मित प्रतिरूप को तेरे विरुद्ध करने के लिए यह मोड चेंज का स्विच दबा दिया है। दूसरे ही पल मिस किलर की चीखें गूंजने लगी थी। उसके बेहोश होने के साथ ही शांत हुई। मिस किलर के लिए इतनी ही सजा काफ़ी है। अब इस प्राणी के साथ साथ इस घातक लाइफ मशीन को भी नष्ट कर देना चाहिए। ठीक कहते हो नागराज, लेकिन ये शुभ काम तुम अपने हाथों से ही करो, पर पहले मुझे नीचे तो उतारो। नागराज की शक्ति का अद्भुत नमूना था उस लाइफ मशीन को तोड़ना। चलो अब अपना काम खत्म हुआ। अभी नहीं दोस्त, अभी तो हमको मानवी और उसके परिवार वालों को ढूंढकर उन्हें आज़ाद करना और मिस किलर को जेल तक पहुंचाना है। लेकिन पहले इन सबसे ज़रूरी एक काम है, तुम्हें इस एंटी गन स्प्रे की सहायता से टेप रस्सी से आज़ाद करना। टेप रस्सी छूटने के साथ ही अदृश्य हो गए प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा। मैं तुम्हें इस सहयोग को जीवन भर तक नहीं भूलूंगा दोस्त। कोई बात नहीं नागराज, मुझे तो तुम्हारी सहायता करके खुशी हुई है। फिर नागराज ने मानवी और उसके परिवार वालों को आज़ाद कराया। मुझे माफ़ करना नागराज, मेरी वजह से मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है मानवी। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो वैसा ही करता। अब वापस चलें, क्योंकि अभी मेरी तलाश पूरी नहीं हुई है और मेरी तलाश तुम्हारी सहायता के बिना पूरी भी नहीं हो सकती है। फिर सभी हंसी खुशी वहाँ से रवाना हुए। इधर किले के अंदर छाए मरघट के सन्नाटे को नागपाशा की गंभीर आवाज़ ने भंग किया। दोस्तों, पहले जादूगर साकुरा, अब मिस किलर, दोनों ने ही न केवल नागराज को मारने में असफल रहे, बल्कि अपने अपने वर्तमान जीवन को भी अंधकार में धकेल बैठे हैं। अब जादूगर साकुरा को उसके ग्रह वाले बंदी बनाकर अपने साथ ले गए हैं। वही मिस किलर भारत की किसी अत्यंत सुरक्षित जेल की शोभा बढ़ाएगी। और इन दोनों महारथियों की हार ने मेरे मनोबल को भारी ठेस पहुंचाने के साथ साथ यह भी बात भी मेरे दिमाग में बैठा दिया कि नागराज को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है। एक झटके से उठ खड़ा हुआ प्रोफेसर नागमणि गर्जा। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए श्रीमान नागपाशा। मैं नागराज का निर्माता हूं और मैं उसे चुटकियों में ख़त्म कर सकता हूं। आप मुझे मौका दीजिए। फिर तो सभी खड़े हो गए। नहीं, मैं करूंगा इस शुभ काम को। अगर नागदंत ना कर सका इस छोटे से काम को, तो भला दुनिया में कौन जानेगा नागदंत के नाम को। मुझे मिलना चाहिए मौका, नहीं मुझे मिलना चाहिए ये मौका। हिंदी फिल्म के किसी विलेन की भांति मुस्कुरा कर बोला नागपाशा। फिर वही पहले वाला विवाद, जिसका फैसला उसी तरीके से होगा। लक व्हील घुमाकर तेजी से घूम उठी लक व्हील की सुइयां। तस्वीर के सामने वह रुकी, वह था नागदंत। इधर नागराज। मैं नागमणि द्वीप छोड़कर सदा के लिए आधुनिक दुनिया में रहने के लिए आया हूँ, लेकिन इस दुनिया में आकर मैं नागराज के रूप में रहा तो मेरे दुश्मन अपराधी मुझ पर हमला करने से बाज नहीं आएंगे। और ऐसा होने पर मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर कभी भी कोई भी भारी संकट आ सकता है। चूँकि मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मुझे इस नागराज के रूप को त्याग कर किसी अन्य रूप में इस दुनिया में रहना होगा। और अपने उस रूप के लिए मुझे अपनी सौगंध तोड़कर इच्छाधारी शक्ति का सहारा लेना होगा। नागराज, क्या सोच रहे हो? नागराज की सोचों को वहाँ पहुंची मानवी ने भंग किया। तुम्हें अपने सपनों के मंदिर को खोजने के लिए मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो जाना होगा। नागराज, मेरा अध्ययन कहता है कि वहाँ मौजूद सैकड़ों प्राचीन मंदिरों में तुम्हें तुम्हारे सपनों का मंदिर जरूर मिलेगा। ठीक है मानवी, मदद के लिए धन्यवाद। तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर तुमसे मिलूंगा। मानवी से विदा लेकर नागराज चल पड़ा। यहाँ से जल्द खजुराहो पहुँचने के लिए मुझे विमान पकड़ना है और उसके लिए मुझे पहुँचना है मुंबई के सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तभी एक झटके से रुक गई टैक्सी, जिसका कारण ठीक टैक्सी के सामने खड़ा नजर आया नागराज को। ये कौन है और इसने क्यों रोकी है टैक्सी? भाग बेटा, वरना आज के बाद टैक्सी क्या अपने हाथ पाँव भी नहीं चला पाएगा तू। नागराज अभी सोचता ही रह गया कि और सामने वाले ने वार भी कर दिया था नागराज पर। उफ, एकदम से खतरनाक हो गया ये। लेकिन क्यों? ये जानने के लिए इसके वारों से बचकर और अपने वार करके इसे उसका जवाब देने के लिए मजबूर करना होगा मुझे। बला की तेजी से सरसरा कर आया वह। उफ, मेरे वारों से तो इसका पारा और चढ़ गया है। इसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए वहाँ नीचे पड़े लोहे का खंभा एकदम ठीक रहेगा। तो इसे दिन में चांद तारों की बारात दिखा देता हूँ मैं। भेद तेज हुए उस वार ने हाहाकार को जुनूनी बना डाला। उसने टैक्सी अपने हाथों में उठा ली थी। यह भारी भरकम टैक्सी अगर मेरे ऊपर आ गिरी तो मैं पिस कर रह जाऊंगा। इसलिए इससे पहले कि वह टैक्सी मुझसे टकराए, मुझे उस पर हमला कर देना चाहिए। अब इसे संभलने का मौका देना बेवकूफ़ी है।
नागराज के हाथ से छूटे सैकड़ों सर्पों ने एक साथ ही अपना विष उसके शरीर में भर दिया था। अपना काम कर सभी सर्प वापस नागराज के जिस्म में समा गए। ये शायद मरने के लिए ही मेरे सामने आया था। फिर नागराज दूसरी टैक्सी पकड़कर एयरपोर्ट पहुंचा। प्लेन द्वारा कुछ ही घंटों का सफ़र करके नागराज मुंबई पहुंचा। खजुराहो सैकड़ों प्राचीन मंदिरों के लिए वर्षों से प्रसिद्ध मेरे सपनों का मंदिर मुझे यहीं कहीं जरूर मिलेगा। उस मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ते नागराज के कदम अचानक उस आवाज़ से ठिठक कर रह गए। ठहरो नागराज, यह कौन आ गया मुझे इस रूप में पहचानने वाला? मैं नागफन, और ये जानकर तुम्हें सख्त हैरानी होगी नागराज की, तुमके पहचानने वाला ये नागफन इस दुनिया से तेरी पहचान खत्म करके ही जाएगा। ये तो इच्छाधारी नाग मानव है, लेकिन इससे मेरी क्या दुश्मनी है? इसको मेरे यहाँ होने का कैसे पता चला? नागराज है सोच कर रह जाता है। भीषण प्रहार किया नागफन ने उसके ऊपर। अब तो नागराज को शुरू होना ही था। तेरे बारे में बहुत से सवाल मेरे मस्तिष्क में घूम रहे हैं नागफन, और मुझे उम्मीद है तू उनके जवाब बिना पिटे नहीं देगा। नागराज के वारों से उछल पड़ा नागफन। क्रोधित नागफन ने आश्चर्यजनक तरीके से एक भारी चट्टान को अपने फन में उठा लिया। नागराज, जरा सोच के बतला कि ये भारी चट्टान तेरा कीमा बनाएगी या कचूमर निकालेगी? उफ, मुझ पर चट्टान फेंकने जा रहा है। नागरस्सी पर झूल कर बचना होगा मुझे, और इसके लिए निकालने होंगे मुझे नाग। ये क्या, 10 फीट लंबी नाग रस्सी निकलने की बजाय मेरे शरीर से सिर्फ एक ही नाग निकला। उफ, यह क्या हो रहा है? सोच में डूब गया था नागराज। अगर सोचता ही रह जाता तो फिर कुछ सोचने लायक ना रह जाता नागराज। उफ, बाल बाल बचा। मुझे अपनी नाग शक्तियों का फिर से परीक्षण करके देखना होगा। इस बार तो और भी गजब हो गया, एक भी नाग नहीं निकला। नाग शक्ति बिल्कुल खत्म। उफ, यह क्या हुआ? मेरी नाग शक्तियों क्यों मेरे शरीर से बाहर नहीं निकल रहे हैं? वे किसी और तरीके से इस नागफन को वश में करना होगा, और यह काम करेगा मेरा यह और कोट। नागराज ने बिजली की स्फूर्ति से नागफन के घातक फन को और कोट के लपेटे में ले लिया था। अब मेरी बारी है एक प्रचंड वार करने की। उफ, इसको संभलने से पहले ही मैं अपने दांतों को इसकी मांस में गड़ा देता हूँ, ताकि मेरे शरीर में बहता जहर इसकी नसों में बहते लहू में मिल जाए और फिर इसे मोम की तरह पिघला दे। नागराज के विष को बचा जाए, इस धरती के प्राणियों में ऐसी क्षमता कहाँ? मजबूरी में इसे मारना पड़ा, वरना ये मुझे मार डालता। लेकिन ये था कौन और आया कहाँ से था? उन सवालों का जवाब जो सूझा, नागराज तो बुरी तरह चहक पड़ा। धरती के घातक और भयंकर इच्छाधारियों को ढूंढकर मेरे खिलाफ खड़ा करने की कला तो सिर्फ नागदंत ही जानता है। उसी ने एक बार मुझे पर ऐसा हमला किया था, लेकिन नहीं, ये नागदंत नहीं हो सकता। नागदंत को तो मैं जर्मनी के ज्वालामुखी विस्फोट में फंसा छोड़कर आ गया था। वह ज्वालामुखी मेरी आंखों के सामने इस तरह फटा था कि नागदंत का बचना असंभव था। तो फिर किसका गुलाम बनकर उस इच्छाधारी नाग ने मुझ पर हमला किया था? इस विषय में कुछ ना सोच सका नागराज। फिर सोचने लगा अपनी नाग शक्तियों के बारे में। उसका जवाब तो मैं नहीं ढूंढ पाया, लेकिन अपनी नाग शक्ति का क्षीण होने का जवाब जरूर ढूंढ सकता हूँ, और इसके लिए मुझे योग शक्ति से अपने शरीर के सभी नागों को बाहर निकालना होगा। पास ही के किसी मंदिर में गूंज उठे घंटे ने नागराज का ध्यान भंग किया। अचानक मंदिर की तरफ बढ़ते नागराज ने अपना रास्ता बदल लिया। ए भाई, सड़क पर देखकर क्यों नहीं चलते? मरना है क्या तुम्हें? एक झटके से नागराज पीछे घुमा। उफ, ये क्या आदमी? इस आदमी की आंखें। बाकी के शब्द उसके गले में अटक कर ही रह गए थे, क्योंकि वह हवा में लहरा गया था, और जब तक वह संभलता नागराज उसकी कार लेकर उड़नछू हो गया था। अरे अरे, कोई पकड़ो, वह मेरी कार लेकर भाग रहा है। नागराज और कार चोर, ये कैसे हो सकता है? खजुराहो से 40 किलोमीटर दूर स्थित यह नेशनल एटॉमिक पावर स्टेशन, यह अत्यंत गोपनीय बात थी कि यह पावर स्टेशन में परमाणु बम का निर्माण किया जा रहा था। यही कारण है कि यहाँ मौजूद मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों की निगाहों से बचकर कोई भी परिंदा पावर स्टेशन में पर नहीं मार सकता था। लेकिन ये क्या, आज कौन आ पहुंचा था वहाँ पर? उफ, ये क्या नागराज? हल्की सी विष पुकार से इन्हें बेहोश करना काफ़ी है। एक दो सुरक्षाकर्मी गोलियां चलाने में सफल हो गए, लेकिन नागराज पर भला गोलियों से कहाँ असर होता है? फिर पल बर्बाद ही गोली चलाने वाले बेहोशी के आंगन में कबड्डी खेलने लगे थे, और उन्हें बेहोश करने वाला नागराज आगे बढ़ चला था। कुछ ही पलों बाद नागराज एटॉमिक पावर स्टेशन की मुख्य प्रयोगशाला में नजर आ रहा था। इन सबको सम्मोहित करना होगा मुझे। सम्मोहन सम्राट नागराज के सम्मोहन का अब जादू चला। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? तू इस समय मेरे आदेश का गुलाम है। बता, यहाँ क्या हो रहा है? सम्मोहन के जादू में बंधे वैज्ञानिक ने जो नागराज को बताया सुनकर उसकी आंखें शैतान की मादी चमक उठी थी।
परमाणु बम भारत का पहला परमाणु बम बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अगर वह परमाणु बम ब्लास्ट हो जाए तो भारत में ऐसी तबाही मचेगी कि बच्चा बच्चा नागराज के नाम से थर्रा उठाएगा और फिर होगा उसे सारी दुनिया देखेगी। पावर स्टेशन। एक पल बाद ही एटॉमिक पावर स्टेशन में गूंज उठे उस तेज सायरन की आवाज़ ने वहां मौजूद प्रत्येक शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। इस सायरन के बजने का एक ही मतलब है कि परमाणु बम यहाँ रखा हुआ है, वह फटने जा रहा है। भगवान, ये तो अनर्थ हो जाएगा। कंट्रोल लैब की तरफ भागो। वहाँ मौजूद वैज्ञानिकों के साथ मिलकर हम उस बम को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कंट्रोल लैब में पहुंचकर हर शख्स मानो जड़ होकर रह गया था। हा हा हा, मैंने परमाणु बम से संबंधित कंट्रोल पैनल को एकदम नष्ट कर दिया है। अब बम को फटने और भारत में भीषण तबाही होने से कोई नहीं रोक सकता है, और ऐसा होने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगेंगे। हटो मेरे रास्ते से, अब मेरा काम खत्म हुआ, जाने दो मुझे। उफ, ये क्या? एक गार्ड ने नागराज पर किया वह वार। तूने लाखों की जान खतरे में डाल दी है। तू यहाँ से बचकर नहीं भाग सकता। सिर पर लगी उस चोट से नागराज कर रहा उठा, और फिर नागराज को संभलने से पहले ही कई सुरक्षा कर्मियों ने उसे जकड़ लिया था। इसके मुख पर काबू करो ताकि ये हमें अपनी विष पुकार से बेहोश ना कर सके। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों पकड़ रखा है तुमने मुझे? क्या कसूर है मेरा? मैं तो खुजराहों के मंदिर के पास था, फिर मैं यहाँ कहाँ आ गया? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं अभी अभी नींद से जागा हूँ? नागराज को जब अपना कसूर पता चला तो वह सन्न रह गया। उफ नहीं, मैंने यहाँ रखे परमाणु बम की ऐसी स्थिति मिला दिया है कि वह कुछ ही देर बाद लाखों लोगों की जिंदगी को मौत के ढेर में बदल देगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तुमने ऐसा ही किया नागराज। यहाँ प्रत्येक मौजूद व्यक्ति शख्स यह जानता है। उफ, अगर ऐसा है तो छोड़ो मुझे। मैं ऐसा कोई प्रबंध करने की कोशिश करता हूँ जिससे परमाणु बम को फटने से रोका जा सके। तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें छोड़ना जैसी बेवकूफ़ी हम नहीं करेंगे नागराज, क्योंकि हम जानते हैं कि हमसे छूटने के साथ ही तुम बम को फटने से रोकने का प्रयास करते वैज्ञानिकों पर हमला कर दोगे। उफ, इस तरह से तो गार्ड मेरी बात मानने को राजी नहीं है। अब तो मुझे अपने को छुड़वाने का दूसरा रास्ता सोचना ही होगा, और वह दूसरा तरीका ही है माफ़ करना। दोस्तों, जो भारी भूल मैं कर चुका हूँ उसे सुधारने का मौका हासिल करने के लिए यह करना बहुत ज़रूरी हो गया है। गार्डों के होश ठिकाने लगाने के बाद पलटता हुआ नागराज एक भागते हुए वैज्ञानिक से टकराया। क्या हुआ प्रोफेसर? आप सब लोग यूं क्यों भाग रहे हैं? भागो, तुम भी भागो। परमाणु बम को फटने से रोकने के लिए हमने जो प्रयास करने थे सब करके देख लिए। अब कुछ नहीं हो सकता। बम हर हाल में फटेगा 2 मिनट बाद। इन 2 मिनटों में भागकर अपनी जान बचा सकते हो तो बचाओ। 1 मिनट प्रोफेसर, कंट्रोल पैनल के सिवा क्या और कोई साधन नहीं है जिससे परमाणु बम को फटने से रोका जा सके? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम ही होने वाली तबाही के जिम्मेवार हो। इसका मतलब कोई दूसरा हल भी है, और वह क्या है यह तुम्हें मुझे बताना ही होगा प्रोफेसर। नागराज का सम्मोहन जादू उस पर चला। सम्मोहन में फंसे प्रोफेसर ने तुरंत ही बोलना शुरू कर दिया। परमाणु बम जहाँ रखा हुआ है ठीक उसके नीचे उसकी पावर बैटरी, कंट्रोल वायरें वगैरह फिट है, जो एक अंडरग्राउंड रास्ते से जाकर हमें वहाँ फिट की हुई है। उस रास्ते से जाकर अगर कोई उस पावर बैटरी और कंट्रोल वायरों को काट दे तो बम को फटने से रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा होना इसलिए असंभव है क्योंकि एक तो इस समय तक वहाँ तक पहुँचने वाले अंडरग्राउंड रास्ते पर फटने को तैयार परमाणु बम से जनरेट हुई गर्मी का तापमान काफ़ी अधिक हो गया होगा, जिससे आम आदमी सह नहीं सकता है। और ऊपर से सिर्फ 2 मिनट में कोई भी इंसान परमाणु बम के नीचे फिट उस बैटरी व वायरों तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि ये सभी बम के काफ़ी अंदरूनी हिस्से में लगी हुई हैं। वहां तक पहुंचने के लिए काफ़ी सामान को खोलना पड़ेगा, जो इतने कम समय में हरगिज नहीं हो सकता है। फिर बताओ कोई मनुष्य वहां पर कैसे पहुंच सकता है? अंजाम कुछ भी हो प्रोफेसर, मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करूंगा। जल्द ही नागराज परमाणु बम के ठीक नीचे पहुंचने वाले अंडरग्राउंड रास्ते पर भागा जा रहा था। सचमुच यहाँ काफ़ी गर्मी है, लेकिन मेरे शरीर पर नागों की विशेष खाल होने की वजह से मैं इसे कुछ समय तक जरूर सह सकता हूँ, और वही कुछ समय मेरे लिए काफ़ी होगा। अचानक भागता भागता नागराज ओधे मुँह गिरा, और नागराज भोज का रह गया। मेरे शरीर से अपने आप निकल कर ये नाग मेरे पैरों से लिपट गए हैं। इन्होंने मुझे गिरा दिया है। अरे ये क्या, मेरे शरीर से तो बहुत से नाग बाहर निकल रहे हैं, और ये क्या, ये तो मेरे शरीर से जकड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये नाग एकाएक मेरे शरीर से निकले कैसे? मेरी नाग शक्तियाँ तो उफ नहीं। फिलहाल परमाणु बम के सिवा मेरे पास कुछ भी सोचने का समय नहीं है, इसलिए मुझे इन नाग शक्तियों से तुरंत ही स्वयं को आज़ाद कराना है। एक झटके से नाग शक्तियों से आज़ाद हुआ नागराज तो उफ नहीं, ये मेरी नाग शक्तियों में शामिल नाग नहीं है। इस जाति के और इस किस्म के नागों ने मेरे शरीर में तो कभी बसेरा नहीं किया। उफ, क्या चक्कर है?
ये किसकी नाग शक्तियाँ मेरे शरीर में वास कर रही हैं और ऐसे मौके पर निकलकर मुझसे जकड़कर रोकने का प्रयत्न कर रही हैं। अब लाखों जिंदगियां और नागराज का मान सम्मान खतरे में है। उसे एक और समस्या का सामना करना पड़ा। उफ, मेरे मस्तिष्क पर फिर कोई हावी होने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन अब मुझे किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देना है। इस तरीके से मेरे सिर में चोट तो जरूर लगेगी, लेकिन अपने पर हावी होती शक्ति से निपटने का बस एक यही साधन है। दीवार से सर मारकर नागराज आगे बढ़ा तो उसे एक और बार फिर नागरस्सी ने जकड़ लिया। उफ, फिर उन्हीं नाग शक्तियों ने मेरा रास्ता रोक लिया है, जबकि बम फटने में अब कुछ ही मिनट बाकी हैं और इतने कम समय में मुझे सामने दिखते बम के ठीक नीचे पहुंचने के लिए रास्ता अपनाना होगा ही है। जमीन पर लोट लगाकर तेजी से लुढ़कने लगा नागराज और फिर एक झटका खाकर रुक गया। उफ, ढेर सारे नाग मजबूती से उस खंबे से लिपट गए हैं। अगर अब मुझे आगे बढ़ना है तो इन नागों को खंबे से अलग करना ही होगा। मुझे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके नागराज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। उफ, नाग शक्तियों की पकड़ काफ़ी मजबूत है, मैं इनसे छूट नहीं पा रहा हूँ। और वैसे भी अगर मैं किसी तरह छूट भी गया तो क्या होगा? मैं उस छोटे से रास्ते से घुसकर बम की मशीनों तक तो नहीं पहुँच पाऊँगा। कुछ भी नहीं हो सकता है। बम के फटने में कुछ ही सेकंड बाकी हैं और मैं बिल्कुल असहाय हूँ। अब सचमुच कुछ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं अपनी इच्छाधारी शक्ति से बहुत कुछ कर सकता हूँ। आज मानवता की रक्षा के लिए मुझे अपनी शपथ एक बार फिर तोड़नी होगी। अब भला अपनी इच्छाधारी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए नागराज क्यों समय गवाता? झट से मनुष्य से नाग में परिवर्तित हुआ नागराज और नागों की जकड़ से छूटकर सरसराता नागराज। अपने पीछे भागे अन्य नाग भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन नागराज अब हाथ आने वाला कहाँ था। वह तो तेजी से सामने दिखे संकरे रास्ते में प्रवेश कर गया। बम की मशीनरी में प्रवेश करने के साथ ही अब नागराज को पहला काम था पावर बैटरी और कंट्रोल वायरों को काटने का, और इस काम को करने में उसे एक क्षण का 100वां हिस्सा भी तो नहीं गंवाया था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि समय गंवाने का एक ही मतलब है कि उसकी ओर लाखों मनुष्य की मौत। लेकिन अब खतरा टल चुका था। परमाणु बम निष्क्रिय हो चुका था और उस कारनामे को अंजाम देने वाला था नागराज, जो नाग रूप में संकरे रास्ते से बाहर निकला और अपने असली रूप में वापस आ गया। मेरी वजह से पैदा हुआ संकट अब टल गया है, इसलिए अब समय है यह देखने का कि मेरी नाग शक्तियाँ मेरे बुलावे पर क्यों नहीं आई। कौन है वह जो मेरे मस्तिष्क को अपने वश में कर लेता है, और किसकी हैं ये नाग शक्तियाँ जो मेरे शरीर में वास कर रही हैं। ये सब जानने के लिए मुझे अपनी योग क्रिया का सहारा लेना होगा। नागराज योग मुद्रा में बैठ गया था और धीरे धीरे उसके शरीर से निकलने लगी सभी नाग शक्तियाँ। उन्हीं के साथ निकला वह अनोखा नाग भी, जो तेजी से एक तरफ सरसराया। नागराज ने अपनी आंखें खोली तो वह हैरान रह गया था। उफ, ये सब तो मेरी ही नाग शक्तियाँ हैं। तो वे नाग शक्तियाँ कहाँ गई जो मेरे शरीर से निकलकर मेरे ही विरुद्ध हो गई थी? वे नाग शक्तियाँ मेरी थी नागराज। मैं जो तुम्हारे शरीर में बाहर निकला तो वे भी मेरे साथ निकल गई थी बाहर। नागदंत तुम? हाँ नागराज, मैं ही तुम्हारी उन नाग शक्तियों के साथ नाग के रूप में तुम्हारे शरीर में उस समय समा गया जब वे मेरे भेजे गए हुआहू को मारकर तुम्हारे शरीर में समा गई थी। और जब मैं तुम्हारे शरीर में समा ही गया था तो फिर मेरे लिए तुम्हारी नाग शक्तियों और तुम्हारे मस्तिष्क पर कब्जा करना कौन सी बड़ी बात थी। और इसके पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि मैं तुम्हें पूरे विश्व में इतना बदनाम करवा दूंगा, तुम स्वयं ही आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाओगे उसके बाद, और फिर मुझे प्राप्त होगा तिलिस्मी खजाना और नागराज के हत्यारे का किताब। एक बात और तुम्हारे दिमाग में खलबली मचा रही होगी नागराज, और वो ये कि मैं जर्मनी में ज्वालामुखी से बच कैसे निकला। इसका सीधा सा जवाब यह है कि जिस समय ज्वालामुखी फटा उस समय वह ज्वालामुखी में था ही नहीं। मैं तो उससे कहीं पहले ही नाग रूप धारण कर जमीन में तेजी से बिल बनाता हुआ वहाँ से बहुत दूर निकल गया था। क्रोध में पुकार उठा नागराज, अच्छा हुआ तूने सभी सवालों का जवाब दे दिया नागदंत, वरना मुझे ये मलाल जीवन भर रहता कि तेरे साथ ही मेरे सवाल भी खत्म हो गए हैं। वार करने को आगे बढ़ा नागराज, लेकिन वार करने में सफल नहीं हुआ। हा हा, तू मरेगा नागराज, जबकि अब तेरा मेरा कोई मुकाबला नहीं है। तेरी नवी सभी नाग शक्तियाँ मेरे वश में हैं, और नाग शक्तियों के बिना तू नागदंत के सामने एकदम बच्चा है जिसकी गर्दन नागदंत जब चाहे मरोड़ सकता है। इस पुकार का कमल ऐरे गहरे नत्थु गहरे को जाकर दिखा नागराज। नागदंत के सामने अब तेरी एक नहीं चल सकती है। नागदंत के सामने बोना सा साबित हो गया था नागराज, और ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया।
नागदंत का अगला वार तेरी जिंदगी समाप्त कर सकता है नागराज, लेकिन नहीं। एक झटके से तुझे मौत देकर मैं तेरी मौत को आसान नहीं बनाना चाहता। मैंने तो तेरे लिए ऐसी मौत सोच रखी है जिससे तू तिल तिल कम रहेगा। ध्यान से देख नागराज, आज जो तुझे मौत देने जा रहा है वो तेरी ही नाग शक्तियाँ हैं और तेरे शरीर में वास करने वाले नाग फांसी के फंदे के रूप में तेरे गले में पड़े हैं और उन्हीं के ढेर पर तू खड़ा हुआ है। और ज्यों जो एक एक करके ये ढेर के रूप में तेरे पैरों के नीचे मौजूद नाग वहाँ से सरकते रहेंगे, त्यों तो मौत तेरे नज़दीक आती चली जाएगी और नागों के ढेर पूरी तरह हटने के साथ ही फांसी के फंदे से लटक कर हो जाएगी नागराज का अंत। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।